हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक और नए वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 1 है उसका ही जो बचा हुआ पार्ट है उसे पढ़ेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 है, क्लास 9 चैप्टर 1। उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ आ रहा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। और मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कल आपको दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ उससे जुड़ने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अब सबसे पहले। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, क्या वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर देते हैं? कि क्या लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, या फिर लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, या फिर सॉलिड से गैस भी कन्वर्ट हो जाते हैं? तो हाँ, हो जाते हैं। तो ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या क्या फिनोमिना के पीछे, इसके पीछे कौन कौन से फिनोमिना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा भी है कि जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट में। किस किस में? आइस की फॉर्म में एज एन सॉलिड, दूसरा है लिक्विड की फॉर्म में एज एन वाटर, तीसरा है गैस की फॉर्म में एज एन वाटर वेपर। ठीक है ना। तो तीनों ही स्टेट्स में ये क्या करता है, ये मैटर करता है। तो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो होता क्या है, मतलब जब ये अपनी स्टेट को बार बार चेंज कर रहा है, कभी लिक्विड में जा रहा है, कभी सॉलिड में जा रहा है, कभी गैस में जा रहा है, तो ये किस किस चीज़ की वजह से हो रहा है, या कौन कौन सा फिनोमिना इसके पीछे काम कर रहा है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। What happens to the particle of matter during the change of state? How does this change of state take place? Answer to these questions. तो आज हम इन्हीं सवालों का कुछ जवाब जानेंगे कि ये होता किस वजह से है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखिए, इसके लिए पहले सबसे पहले क्या किया हुआ, आपके एनसीईआरटी की बुक में ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले किसका इफेक्ट दिखाया हुआ है आपको? टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाया हुआ है। किस पर? चेंजेस ऑफ स्टेट्स पर। किसका इफेक्ट दिखाया गया है? टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाया गया है। कैसे? इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर में क्या क्या आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें कि ये सब इक्विपमेंट्स आप अरेंज नहीं कर पाएंगे, ये जनरली लेबोरेटरी में हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली क्या बता देता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का वो आपको बता देता हूँ कि स्टेट्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7 एनसीईआरटी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, कि जो भाई इंक्रीज होता है टेम्परेचर में सॉलिड के, तो उससे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स किसके? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और एनर्जी भी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ चुकी है। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K=12mv²। ये तो होता ही है, ये आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? स्पीड भी बढ़ेगी। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अब होता क्या है कि जब एनर्जी सप्लाई करी जाती है किसको? उस जिस स्टेट में वो है, मान के चलो अगर वो सॉलिड में है, ठीक है ना, तो अगर उसे क्या प्रोवाइड कराएंगे हम? हीट प्रोवाइड कराएंगे, एनर्जी को प्रोवाइड कराएंगे, तो क्या होगा? तो वो हीट जो है वो ओवरकम करेगी। ओवरकम का मतलब क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस सॉलिड के बीच, जो सॉलिड है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या करेगी? ओवरकम करेगी, मतलब तोड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है ना। उसे ब्रेक करने की एक कोशिश करेगी। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन। और जब वो उस कोशिश में कामयाब हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं, जो डेंस पार्टिकल है सॉलिड के अंदर, वो क्या कर देंगे? वो अपनी जो फिक्स पोजीशन है उसे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ठीक है ना। अपनी जो मीन पोजीशन है उसे क्या कर देंगे? वो लीव कर देंगे। और क्या कर देंगे? फिर से स्टार्ट मूविंग फ्रीली। और क्या कर देंगे? इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे।
A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid। और फिर जब क्या हो जाएगा, जब वो पार्टिकल्स क्या कर देगा, अपनी मीन पोजीशन को छोड़ देगा और इधर उधर घूमना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, जो वो सॉलिड है जिस स्टेट में, जैसे कि कोई भी चीज़ है वो सॉलिड में है तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपने घर में आइस को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आ स्टेज इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे अपनी मीन पोजीशन से हटकर, कि जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें, लिक्विड में। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, वो मिनिमम टेम्परेचर, मतलब अब सीधी सी बात है, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर क्या हुई, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने पर पार्टिकल्स ने क्या छोड़ा, अपनी मीन पोजीशन छोड़ दी और इधर उधर क्या करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉलिड पिघलना शुरू हो गया, किसमें, लिक्विड में। ठीक है ना। सीधी सी बात है, सॉलिड किस में चेंज होना शुरू हो गया, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया। तो इसने कहा है कि वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर क्या, सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेल्टिंग पॉइंट। आप डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में, कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो कम से कम क्या होता है, टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड क्या हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, किस पर, किसमें, लिक्विड में। तो मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर वो क्या होगा, कम से कम टेम्परेचर पर, कम से कम मतलब मिनिमम टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा लिक्विड में। तो वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी हुई है, प्लीज इस पर ध्यान देंगे। क्या कहना चाहता है कि द जो मेल्टिंग पॉइंट है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ। जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या, जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, वो क्या है, एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन किसका, स्ट्रेंथ का। किसकी स्ट्रेंथ, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उसकी, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, एक तरह का इंडिकेशन है कि भैया जो सॉलिड है उसमें कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लगा हुआ है, वो कितनी ताकत से एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है, एक तरीके से यूनिट है कि भाई अच्छा, ये तो अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छे से एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, क्योंकि ये क्या नहीं हो पा रहे, टूट ही नहीं पा रहे, ब्रेक ऑफ ही नहीं हो पा रहा है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। और अगर कोई जल्दी ब्रेक ऑफ हो जाता है तो मतलब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका कनेक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लूज है। ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक तरह का इंडिकेशन है स्ट्रेंथ का। किसकी स्ट्रेंथ का, सॉलिड की स्ट्रेंथ का, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितने अच्छे तरीके से क्या हो रखे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है, ये केल्विन में है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो भैया यहाँ पर एक और अच्छा कंसेप्ट आया फ्यूजन की। एक इससे पहले आपने डिफ्यूजन पढ़ा था पिछली वीडियोस में, प्लीज जाकर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफ्यूजन भी। ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्यूजन समझिए कि फ्यूजन क्या होता है। तो देखिए फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। मतलब सॉलिड का जो चेंज, सॉलिड जब चेंज होता है लिक्विड में, ठीक है ना, सॉलिड का जब चेंज होता है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, सॉलिड के मेल्टिंग का पॉइंट जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझ आई होगी कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो है चेंज होना शुरू हो जाता है, किस स्टेट में, लिक्विड में। तो इसे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। When a solid melts, its temperature remains the same। जब सॉलिड मेल्ट होता है, ठीक है ना, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, मतलब क्या कहना चाहता है कि मान के चलो अब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर रिच हो चुकी है, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर इतना पहुंच चुका है कि अब वो क्या हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए। ठीक है ना। अब वो मेल्ट होना क्या हो जाए, शुरू हो जाए।
तो जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद सॉलिड क्या होगा, सॉलिड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन हम हीट तब भी क्या करते रहेंगे, उसे कंटिन्यूस देते रहेंगे। तो अब ये यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि भाई अगर सॉलिड का टेम्परेचर क्या हो गया, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, स्थिर हो गया है, तब उसमें उसे जो हम हीट दे रहे हैं तो वो हीट जा कहाँ रही है, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, तो फिर वो हीट कहाँ जा रही है। तो अब वो हीट हमें कहाँ जा रही है, इस बारे में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो समझिएगा वो हीट कहाँ जा रही है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is observed by eyes, is observed by eyes without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. तो देखिए, सबसे पहले तो लेटेंट हीट समझिए। लेटेंट हीट किसे कह रहे हैं, हम उस हीट को कह रहे हैं, वो हीट जो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी हम लगातार क्या करे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं उस सब्सटेंस को, उस सॉलिड को, तब तो जो वो हीट है उसे क्या कहा जा रहा है, लेटेंट हीट कहा जा रहा है। तो अब इसने कहा कि वो लेटेंट हीट जा कहाँ रही है, तो भाई देखो लाइन क्या कह रहा है ये, इसने कहा था कि वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दिस इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट्स गेट अप यूज्ड अप चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो क्या होता है, जो वो हीट है जो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद, भी हम उसे बार बार दिए जा रहे हैं, तो वो हीट अब क्या कर रही है, वो हीट अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच, उसे तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच, उसे क्या कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। जब वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने का मतलब क्या, पिघलना तो शुरू हो गया। ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, सॉलिड का टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा। तो सॉलिड का टेम्परेचर इसीलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि इसके बाद जो हम जो हीट देंगे, वो हीट कहाँ जाएगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जाएगी। किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जाएगी। ठीक है ना, तो एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइज विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी उस सॉलिड के द्वारा क्या कर ली जाएगी, उस सॉलिड के थ्रू क्या कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी विदाउट शोइंग एनी टेम्परेचर राइज। लेकिन क्या नहीं करेगा, वो टेम्परेचर का कोई राइज नहीं दिखाएगा, टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी क्या कर रहा होगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और वो हीट कहाँ यूज हो रही होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच, उसे तोड़ने में यूज हो रही होगी। ठीक है ना, और इस हीट को, जो ये हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो हम हीट दे रहे हैं, और जो ये हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो रही है, इस हीट को ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज याद रखिएगा, लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है। तो मतलब ये कैसी हीट है, छुपी हुई है, तो इसलिए इसे लेटेंट हीट कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट energy that is required to change 1 kilo of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। क्या कहना चाहता है ये यहाँ पर कहना चाहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि ज़रूरी होती है, जो कि रिक्वायर्ड होती है, जो कि ज़रूरी होती है 1 किलो सॉलिड को। कितने सॉलिड को, 1 किलो सॉलिड को किस में चेंज करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए। ठीक है ना, जो कि जरूरी होती है 1 किलो सॉलिड को किस में चेंज करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए। किस पर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कब, जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाए। अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद जो लेटेंट हीट दी जाएगी, किसे, 1 किलोग्राम सॉलिड को। ठीक है ना, और वो जब उस 1 किलोग्राम सॉलिड चेंज होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में, तो इस हीट को क्या कहा जाता है, इस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। ठीक है ना, और इस फिनोमिना को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन होता क्या है, फ्यूजन तो होता ही है सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड से किस में चेंज होना, लिक्विड में चेंज होना, इसे ही क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। जब इसमें क्या कर देंगे हम, जब हम इसमें 1 किलो सॉलिड ले लेंगे, जब हम इसमें क्या ले लेंगे, 1 किलो सॉलिड ले लेंगे, और उसे मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे,
मेल्टिंग पॉइंट से के बाद जब वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्यूज होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, तो इस कंसेप्ट को क्या कह दिया जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह दिया जाएगा। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। ये बच्चों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्या कहना चाहता है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, जो पार्टिकल्स हैं वाटर के किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जो पार्टिकल्स हैं किसके, आइस के। आइस कैसी चीज है, सॉलिड है, ठीक है ना, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, इन दोनों में एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, वाटर की ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है, वाटर की ज़्यादा होती है। कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वाटर की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके बाद क्या आता है, जस्ट अ मिनट, समझिएगा। इसके बाद क्या आता है, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। क्या होता है कि जब हम, अब वो किस में चेंज हो चुका है, वाटर में चेंज हो चुका है, ठीक है ना। एक कंसेप्ट तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब हमने इसे किस में चेंज करा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करा। अब क्या होता है, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम क्या करते हैं, जब हम हीट देना शुरू करते हैं किसे, वाटर को, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग, पार्टिकल फिर भी क्या होते हैं, दोबारा मूव करना शुरू कर देते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature the liquid start changing into gas. तो क्या होता है कि जब हम लिक्विड को क्या दिए जा रहे हैं, कंटिन्यूस क्या दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, लिक्विड में भी एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं अपनी मीन पोजीशन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और मीन पोजीशन को छोड़ने के बाद क्या हो जाता है, इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, फ्रीली मूव करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। The temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point. Most important point, boiling point क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। The temperature at which a liquid start boiling, मतलब वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है ना। एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर एक लिक्विड क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो इतनी बात तो आप सीधी सी समझ ही चुके होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर क्या हो जाता है, लिक्विड क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, या फिर उबलना भी कह सकते हैं, उबलना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना होता है। बल्क फिनोमिना मतलब ये क्या होता है, ग्रुप में होता है पूरा, ठीक है ना, पूरा एक अच्छा खासा क्या होगा, क्वांटिटी में होता है। पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, लिक्विड के, वो क्या कर लेते हैं, वो इनफ एनर्जी क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, किससे, हीट से इनफ एनर्जी ले लेते हैं ताकि वो किस में चेंज हो पाए, वेपर में चेंज हो पाए, ठीक है ना। एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक ठीक ठाक एनर्जी को, किस लिए, ताकि वो लिक्विड से किस में चेंज हो पाए, वेपर में चेंज हो पाए। आगे क्या है, For water, this temperature is 373 Kelvin, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 प्लस 100, 373 केल्विन। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन प्लीज याद रखिएगा कि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ जरा कि भाई ऐसा आप याद रखिए, आप ऐसा याद रख सकते हैं कि भाई इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है, हीट होना शुरू हो जाता है लिक्विड, जिस पर हीट होना शुरू हो जाता है लिक्विड, वो क्या होता है, वो होता है 373 केल्विन। कितना होता है, 373 केल्विन। तो 373 केल्विन किसके इक्वल होता है, 373 केल्विन होता है 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है 373 केल्विन, ठीक है ना। 373 केल्विन किसके इक्वल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और यही क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है ना। यही क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता था, तो मेल्टिंग पॉइंट में आपको दोबारा याद दिला दूं, क्या होता था, आइस का 273 केल्विन, जो कि किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो दोनों को याद रखेंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम वही फंडा, भाई क्या हो रहा था, जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे थे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की भी बात करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब
कि जब बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी हम क्या करते रहेंगे, जब मान के चलो लिक्विड किस पर पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, उसे कंटिन्यूसली हीट क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो वो हीट कहाँ जा रही होगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रही होगी लिक्विड के। तो क्या हो रही है, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तोड़ने जा रही है, मतलब वो क्या कर रही है, टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं करेगी, लेकिन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जरूर तोड़ेगी, ठीक है ना, ब्रेक करेगी। तो इस ऐसी हीट को जब लिक्विड में ये फिनोमेना यूज हो रहा होगा, तो ऐसी हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वही बात कह दी इसने कि ये सेम वैसा ही है जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में होता है। Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, 100 degree Celsius, have more energy than water at the same temperature. Most important line, बात याद रखिएगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के, स्टीम मतलब क्या, भाप, ठीक है ना, भाप जो कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो वेपर है, ठीक है ना, जो वेपर है या जो स्टीम है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। मतलब जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और जो क्या है स्टीम है या वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उनकी एनर्जी क्या होगी, वाटर से ज़्यादा होगी। तो ये बात आपको याद रखने वाली बात है। ऐसे ही हमने किसके बारे में कहा था, सॉलिड और लिक्विड के बारे में कहा था कि जो लिक्विड है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो आइस है और जो वाटर है उसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वाटर की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता है तब क्या कहा जाता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है तब क्या कहा जाता है, फिर क्या होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होता है तब क्या कहा जाता है। तो ये सब फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे क्या है, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर क्या हो जाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर के वेरिएशंस पर डिपेंड करती हैं। We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, ये हमने ऐसे यहाँ पर हमने सीखा कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से क्या हो रहा हो, कन्वर्ट किस में हो रहा हो, वेपर में चेंज हो रहा हो। ये सब वेरिएशंस किस पर डिपेंड कर रही है, ये सब वेरिएशंस डिपेंड कर रही है हीट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। किस पर डिपेंड कर रही है, हीट पर डिपेंड कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए प्लीज़। तो नेक्स्ट पेज में क्या है कि फिर कहता है बट वी आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। अब क्या होता है कि अभी तो हमने क्या पढ़ा कि भाई ये सॉलिड से किस में चेंज हो रहा था, लिक्विड में चेंज हो रहा था, लेकिन ऐसा भी होता है कि सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, सीधा गैस में चेंज हो जाता है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, या फिर ये फिनोमेना कैसे काम करता है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस फिनोमेना के बारे में भी एक एक्टिविटी दी हुई है। बेसिकली हमें इस एक्टिविटी का रिजल्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी तो अभी हमें समझ आएगी नहीं, क्योंकि हम कर सकते नहीं हैं इसे। तो देखिए क्या होता है जब सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। क्या कहा जाता है, जब सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, स्टेट ऑफ मैटर गैस में चेंज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज याद रखिएगा। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, जब सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और गैस का डायरेक्टली विदाउट लिक्विड को इफेक्टिव है किस में चेंज होना, सॉलिड में चेंज होना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है, ठीक है ना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होंगे तो क्या कहा जाता है, तब कहा जाता है सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्टली किस में चेंज होंगे, सॉलिड में चेंज होंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हम इस सेशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।